Hello everyone, welcome back to all of you once again our YouTube channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम तलाशी वारंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सीआरपीसी जो है इसमें दो तरीके बताए गए हैं तलाशी के, तलाशी वारंट के साथ और तलाशी वारंट के बिना। ठीक है, तो तलाशी वारंट के जो प्रोविज़न हैं ये दिए गए हैं हमारे सेक्शन 93, 94, 95 और 97 में। और बिना वारंट तलाशी कहाँ बताई गई है? ये बताई गई है सेक्शन 103, 153, 165 और 166 में। तो आज हम तलाशी वारंट को पढ़ेंगे। सो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू चैप्टर 7 पार्ट बी, सर्च वारंट, सेक्शन 93 से 98। देखिए, तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार किसको होगा? किसी जज को, मजिस्ट्रेट को या किसी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। पर्पस क्या होगा? किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज को प्राप्त करना। तो इसमें पुलिस ऑफिसर को ये राइट दे दिया जाता है कि वो किसी जगह की तलाशी ले, ऑफिस की, मकान की, दुकान की या किसी वाहन की। ठीक है, तो तलाशी वारंट के अधीन पुलिस ऑफिसर आपके घर, मकान पर आएंगे, आपको वारंट दिखाएंगे और तलाशी ले लेंगे। तो कौन जारी करेगा? एनी कोर्ट, जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी। पर्पस क्या होगा? किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज को प्राप्त करना। और कब जारी किया जाएगा? 6 परिस्थितियों में ये जारी किया जाएगा। 6 परिस्थिति बताई गई हैं जब ये जारी किया जा सकता है। तो पहली जो 3 परिस्थिति हैं वो बताई गई है सेक्शन 93 के सब सेक्शन 1 में। चौथी परिस्थिति बताई गई है सेक्शन 94 में। 5वीं परिस्थिति सेक्शन 95 और 6ठी परिस्थिति बताई गई है सेक्शन 97 में। ठीक है, तो 6 परिस्थितियों में सर्च वारंट जारी हो सकता है सेक्शन 93, 94, 95 और 97 में। किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो प्री एग्जाम हो या चाहे वो मेंस एग्जाम हो। ठीक है, तो आप लोग अपने बैग जल्दी से ओपन कीजिए और निकाल लीजिए सेक्शन 93। सर्च वारंट में बी इशूड, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? तो कब जारी किया जाएगा? सेक्शन 93 सब सेक्शन 1 ऐसी 3 परिस्थितियां बताता है, 3 क्लॉज दी गई हैं। ठीक है, तो पहली परिस्थिति क्या है? जब किसी न्यायालय को रीजन टू बिलीव होगा, जब किसी न्यायालय को रीजन टू बिलीव होगा कि जिस पर्सन को सेक्शन 91 में समन या आदेश भेजा गया था कि उस डॉक्यूमेंट को या उस चीज को पेश कर दे जो तुम्हारे कब्जे में है, या जब सेक्शन 92 में यह अपेक्षा की गई थी कि फला व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट सौंप दिया जाए, तो कोर्ट को जब ये रीजन टू बिलीव हो जाए कि सेक्शन 91 का समन या आदेश जारी करने पर भी या सेक्शन 92 में अपेक्षा करने पर भी वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को या उस चीज को नहीं पेश करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो पेश ही ना करे। ठीक है, तो कोर्ट को ये पावर होगी कि वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। ये तो हुई पहली परिस्थिति। सीधा सा याद रखिए आप कि कोर्ट को ये लगता है कि अब समन से काम नहीं चलने वाला, तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। अब दूसरी परिस्थिति ये आती है कि जब कोर्ट को ये पता ही नहीं कि वो डॉक्यूमेंट या चीज किसके कब्जे में है, तो भी वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। अब तीसरी परिस्थिति क्या होगी? जब कोर्ट ये कंसीडर करे, जब कोर्ट ये समझे कि किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा आप, इन्वेस्टिगेशन वर्ड को यूज नहीं किया गया है, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही। ठीक है, तो कोर्ट को लगता है कि जिस भी प्रयोजन के लिए वो जांच की जा रही है या विचारण किया जा रहा है या कार्यवाही की जा रही है, वो तभी पूरा होगा जब जनरल सर्च किया जाएगा, साधारण तलाशी की जाएगी या निरीक्षण किया जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है जनरल सर्च के लिए या निरीक्षण के लिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनरल सर्च का प्रोविजन कहाँ दिया गया है, तो ध्यान रखें सेक्शन 93 सब सेक्शन 1 क्लोज सी में। तो तीनों परिस्थिति देखी हमने, एक बार मैं शॉर्ट में डिफाइन कर देती हूँ फिर से।
पहली, जब कोर्ट को लगता है कि भाई अब समन से काम नहीं चलने वाला। दूसरी, कोर्ट को ये पता ही नहीं कि वो डॉक्यूमेंट या चीज है किसके कब्जे में। तीसरी, कोर्ट को लगता है कि कोई इंक्वायरी, ट्रायल या जो भी अदर प्रोसीडिंग है वो तभी पूरी होगी जब जनरल सर्च किया जाएगा या निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट इन परिस्थितियों में सर्च वारंट जारी कर सकता है। एक बात और ध्यान रखें, कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो बाउंड नहीं है। सर्च वारंट कब जारी होगा ये तो बता दिया, इसका परिवर्तन कैसे होगा और कैसे एग्जीक्यूट होगा वो देख लेते हैं। तो जिस भी पर्सन को सर्च वारंट दिया गया है उसे राइट होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन तलाशी ले सकता है या निरीक्षण भी कर सकता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होगा ये बताया गया है सबसेक्शन 2 में। इफ ए कोर्ट थिंक्स फिट, यदि न्यायालय ठीक समझे तो वारंट में उस पर्टिकुलर प्लेस को मेंशन कर देगा, स्थान बता देगा या उस स्थान के किसी भाग का जिक्र कर देगा कि भाई इस स्थान की या इस भाग की तलाशी ली जानी है, निरीक्षण किया जाना है। ठीक है, तो उसी स्थान की या उसी भाग की तलाशी ली जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा जिसका वारंट में जिक्र कर दिया गया। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है वो उसी स्थान की या उसी भाग की तलाशी लेगा जो भी वारंट में बता दिया गया है। अब देखिए, कोर्ट को लगता है कि वो डॉक्यूमेंट या चीज किसी बिल्डिंग में है या किसी बिल्डिंग की तिजोरी में है, अलमीरा में है, तो वो वारंट में स्पेसिफाई कर देगा कि भाई इस बिल्डिंग की तलाशी ली जानी है या इस तिजोरी की या अलमीरा की तलाशी ली जानी है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 10 में इसका प्रारूप बताया गया है, तो आप एक बार निकाल लीजिए प्रारूप नंबर 10। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि उस गृह स्थान या उसके भाग का वर्णन जहां तक तलाशी सीमित रहेगी। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए इसको एक बार। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर कोर्ट ने जनरल सर्च वारंट इशू किया है तो उसमें तो पता होगा ही नहीं किस जगह की तलाशी ली जानी है, तो वारंट में तो मेंशन हो नहीं पाएगा। और प्रारूप कहता है कि उस स्थान या भाग का वर्णन किया जाना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या उपाय है, हमारा सेक्शन 476 सीआरपीसी बताता है, यदि तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से मामला अगर ऐसा है जो प्रारूप में फिट ही नहीं बैठता तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस फॉर्म में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, उसमें फेरबदल कर सकता है। ठीक है जी, अब सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट, चीज या पार्सल है तो केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही पावर होगी सर्च वारंट जारी करने की। इनसे अदर किसी भी मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो सर्च वारंट जारी करें। कब? जब पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट, चीज या पार्सल है। अब मान लीजिए आप कि अगर कोई इनसे अदर मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी कर दे तब क्या होगा, तो सेक्शन 461 सीआरपीसी ये कहता है कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं वो शून्य होंगी। मतलब सेक्शन 461 ये कहता है कि इस तरह के वारंट की कार्यवाही वॉइड होगी। ठीक है जी, तो सेक्शन 93 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो देख लेते हैं। वीएस कुट्टन पिल्लई वर्सेस रामकृष्ण एंड अदर्स। वीएस कुट्टन पिल्लई वर्सेस रामकृष्ण एंड अदर्स AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाशी वारंट जारी करना एक गंभीर मामला है। तलाशी वारंट जारी करना एक गंभीर मामला है और मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि वो तलाशी वारंट जारी करने के जो भी कारण हैं उनको रिकॉर्ड करे, अभिलिखित करे। ठीक है, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें सेक्शन 93 की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चुनौती दी गई थी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण मामला है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का। MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। ये मामला डालमिया समूह की कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की तलाशी और जब्ती से संबंधित था। तो इसमें सेक्शन 93 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 F और आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वॉयलेशन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की एक बेंच थी
उसने डिसीजन दिया और कहा कि तलाशी और जब्ती सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इससे केवल टेम्परेरी इंटरफेयर होता है, वो भी किसी स्पेशल पर्पज के लिए। तो ये जो सेक्शन 93 है, आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट एफ जो कि अब रिपील कर दिया गया है, और आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वोलेशन नहीं करती है। अब देखते हैं सेक्शन 94 जो कि चौथी परिस्थिति बताता है जब सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन 94 कुछ मजिस्ट्रेटों को एम्पावर करता है कि आप उस स्थान की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कर सकते हैं जहां पर चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो सेक्शन 94 3 मजिस्ट्रेटों को एम्पावर करता है। कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी ये रीजन टू बिलीव है कि किसी स्थान को यूज में लाया जा रहा है, किस लिए? किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट करने के लिए या सेल करने के लिए, मतलब कोई चुराई हुई संपत्ति वहां पर रखी जा रही है, जमा की जा रही है या बेची जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुई पहली बात। अब आगे क्या कहता है कि किसी आपत्तिजनक वस्तु को, कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है जैसे कि कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट है या काउंटरफिट कॉइन्स है, करेंसी नोट्स हैं, स्टाम्प्स हैं, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी आपत्तिजनक वस्तु को डिपॉजिट करने के लिए, सेल करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए उस स्थान को यूज में लाया जा रहा है। एक बात और ध्यान रखें आप, अगर स्टोलन प्रॉपर्टी है तो डिपॉजिट और सेल वर्ड यूज किए गए हैं, और अगर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, आपत्तिजनक वस्तु है, तो डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, तो जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ये रीजन टू बिलीव हो जाए, ये विश्वास हो जाए कि किसी जगह को इस तरीके से यूज में लाया जा रहा है, तो वो उस स्थान की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। और वारंट के जरिए किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेगा कि जाओ और उस स्थान की तलाशी ले लो। अब सेक्शन 93 में हमने पढ़ा था व्यक्ति वर्ड यूज किया गया था, पुलिस ऑफिसर को स्पेशली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ बता दिया गया कि पुलिस ऑफिसर को ही ऑथराइज किया जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर को? 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला, उस जगह पर वो एंटर कर सकता है और अगर उसे कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो वो ले सकता है। दूसरा, वारंट में जो भी तरीका बता दिया गया वो उस तरीके से उस स्थान की तलाशी लेगा। तीसरा, उस जगह पर अगर उसे कोई स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होने का डाउट है तो वो क्या करेगा, उसे अपने कब्जे में ले लेगा। अब चौथा, कब्जे में तो ले लिया, कब्जे में लेने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। अगर नहीं पेश करता तो उसे कस्टडी में रखेगा, सुरक्षित जगह पर रखेगा। कब? जब तक कि ऑफेंडर को कोर्ट के सामने नहीं हाजिर कर दिया जाता। ठीक है जी। अब 5वां क्या है, उस जगह पर अगर उसे कोई व्यक्ति मिलता है जो कि कनेक्टेड है किसी स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, उस स्थान पर वो एंटर कर सकता है, फिर वारंट में जो भी तरीका बता दिया गया उस तरीके से वो उस स्थान की तलाशी लेगा। फिर अगर उसे कोई स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल वहां मिलता है या डाउट है उसको, तो उसे अपने कब्जे में ले लेगा। फिर कब्जे में तो ले लिया, फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा और अगर नहीं वो पेश करता तो अपनी कस्टडी में रखेगा या किसी सुरक्षित स्थान पर रखेगा जब तक कि जो ऑफेंडर है उसको कोर्ट के सामने नहीं पेश कर दिया जाता। अब यहाँ तक तो बात थी स्टोलन प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की। अब जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मिलता है वहां पर उस स्थान पर जहां वो तलाश करने जा रहा है, कोई व्यक्ति मिलता है जो कि कनेक्टेड है स्टोलन प्रॉपर्टी से या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल से, तो वो उसको भी अपनी कस्टडी में ले लेगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। सबसेक्शन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। ये कहता है कि जिन आपत्तिजनक वस्तुओं की बात की जा रही थी वो होंगी कौन सी जिन पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो आपसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 94 में कौन सी वस्तु को आपत्तिजनक वस्तु बताया गया है। 7 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। पहला, काउंटरफिट कॉइन, कूटकरत सिक्का।
आपत्तिजनक वस्तुओं में आएगा। दूसरा, धातु टोकन अधिनियम मेटल टोकन्स एक्ट 1889 के वॉल्यूशन में बनाए गए पीस ऑफ मेटल धातु खंड की बात की जा रही है। फिर इसी में कहता है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन किसी नोटिफिकेशन के वॉल्यूशन में जो भी भारत में लाए गए धातु खंड हैं वो भी आएंगे आपके आपत्तिजनक वस्तुओं में। थर्ड पॉइंट कहता है कि काउंटरफिट करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प्स ये भी आएंगे आपके आपत्तिजनक वस्तुओं में। फोर्थ पॉइंट कहता है कि फोर्स डॉक्यूमेंट कूट रचित दस्तावेज। फिफ्थ पॉइंट कहता है नकली मुद्राएं। और सिक्स पॉइंट कहता है अश्लील वस्तुएं कौन सी, जो आईपीसी के सेक्शन 292 में बताई गई हैं। अब सेवंथ पॉइंट यही कहता है कि जितनी भी ये 1 से 6 तक की वस्तुएं बताई गई हैं, इनको बनाने में अगर किसी मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हुआ है तो वो भी आपत्तिजनक वस्तु माना जाएगा। तो ये जो 7 पॉइंट बताए गए हैं, इनमें जितनी भी ये हमें वस्तुएं बता दी गई हैं, इन पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। काउंटरफिट कॉइन, दूसरा पीस ऑफ मेटल, तीसरा काउंटरफिट करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प्स, चौथा फोर्स डॉक्यूमेंट, पांचवा नकली मुद्राएं, छठा अश्लील वस्तुएं और सातवां कहता है कि कोई भी मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किया गया है इनको बनाने में। ठीक है जी, तो ये सब सेक्शन 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 94 जो हमने पढ़ा, इसमें 3 मजिस्ट्रेटों को एम्पावर किया गया था सर्च वारंट जारी करने के लिए। कौन से मजिस्ट्रेट हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए इनके अलावा किसी अदर मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू कर दिया, तब क्या होगा? मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने जारी कर दिया या फिर किसी तहसीलदार ने जारी कर दिया। तो सेक्शन 94 जो है ना तो ये किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है और ना ही किसी तहसीलदार को। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे वारंट का प्रभाव क्या होगा? क्या ये वारंट अनऑथोराइज हो जाएगा या इलीगल हो जाएगा? और ये जो इरेगुलरिटी हुई है इसका क्या इफेक्ट होगा? तो निकाल लीजिए धारा 460 सीआरपीसी जो कहती है कि वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं तो ऐसी अनियमित कार्यवाहियां अपास्त नहीं की जाएंगी। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही कहता है कि धारा 94 के अधीन अगर तलाशी वारंट ऐसे किसी मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिया जो कि एम्पावर नहीं था उसको जारी करने के लिए, तो अगर गलती से गुड फेथ में वो ऐसा कर देता है तो वो अपास्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी जो इरेगुलरिटी हुई है, ऐसी अनियमितता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही कोई कार्यवाही दूषित होगी। ठीक है जी, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखा करें। अब देखते हैं सेक्शन 95, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो कुछ पब्लिकेशंस की बात की गई है इस सेक्शन में। शक्ति किसकी बताई गई है? स्टेट गवर्नमेंट की और मजिस्ट्रेट की। तो संप्रत होने की घोषणा कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और तलाशी वारंट कौन जारी करेगा? मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो सबसेक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि ऐसा कोई न्यूज़पेपर, किताब या डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, किताब या डॉक्यूमेंट चाहे वो कहीं पर भी प्रिंटेड हुआ हो, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अगर वो पनिशेबल है, कहाँ पर? आईपीसी के कुछ ऑफेंस दिए गए हैं यहाँ। सेक्शन 124A, 153A, 153B, सेक्शन 292, 293 और 295A, 6 तरह के मामले बता दिए गए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई न्यूज़पेपर, किताब या डॉक्यूमेंट जिसका प्रकाशन करना इनमें से किसी भी मामले में दंडनीय है, कोई राजद्रोहात्मक बात है या किसी अश्लील बात का प्रकाशन किया गया है, जैसे मैगजीन्स वगैरह होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने के बाद, पहले वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देगी, फिर ये डिक्लेयर कर सकती है कि उस न्यूज़पेपर, किताब या उस डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, किताब या उस डॉक्यूमेंट की हर एक कॉपी को जब्त कर लिया जाए, उसके संप्रण किए जाने की घोषणा कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट।
तो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी, पुलिस ऑफिसर को पावर मिल जाती है सीज करने की, जब्त करने की। तो वो पुलिस ऑफिसर जो है भारत में जहां भी कहीं, एनीवेयर इन इंडिया, वो न्यूज़पेपर, किताब या डॉक्यूमेंट की कॉपीज मिलती है तो हर एक कॉपीज को वो जब्त कर सकता है। ठीक है, सीज कर लेगा उसको। ये तो हुई पहली बात। अब आगे क्या कहा गया कि कोई भी मजिस्ट्रेट उस पब्लिकेशन को सर्च करने के लिए वारंट जारी कर सकता है कि आप जाओ उस स्थान में एंटर करो और तलाशी ले लो। ठीक है, तो वो ऐसे पुलिस ऑफिसर को अथोराइज करेगा जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है। देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है, तो जहां भी उस पब्लिकेशन के होने का डाउट है तो उस स्थान में एंटर करने के लिए और तलाशी करने के लिए वारंट के द्वारा अथोराइज कर सकता है। किसको? ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है। सब सेक्शन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब्त होने की घोषणा की जाएगी और मजिस्ट्रेट के द्वारा सर्च वारंट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सब सेक्शन 2। ये जो सब सेक्शन 2 है ये अप्लाई होगा हमारा सेक्शन 95 और 96 दोनों पर। ठीक, तो 2 पॉइंट दिए गए हैं इसमें। पहला कहता है कि समाचार पत्र और पुस्तक का क्या अर्थ होगा। तो न्यूज़पेपर और बुक का वो ही मीनिंग होगा जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में बताया गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कहता है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या शामिल होगा। तो डॉक्यूमेंट में क्या शामिल होगा? पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो दिखाई दे सके। तो न्यूज़पेपर और बुक का वही मीनिंग जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में दिया गया है, और डॉक्यूमेंट में शामिल होंगे पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। इनको याद रखें आप। अब बात आती है कि सेक्शन 96 में जो भी ऑर्डर पास किया गया है, कार्यवाही की गई है, इसके आगे सुनवाई कहां पर चलेगी। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 96 में जो प्रोविजन दे दिए गए हैं, सेक्शन 96 में जो प्रोविजन दे दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं। इससे अलावा किसी भी कोर्ट में इसके अगेंस्ट कोई सुनवाई नहीं चलेगी। तो सेक्शन 96 कहता है कि उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए, अपास्त कराने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है जी, तो देख लेते हैं सेक्शन 96। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेटिस्फाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। संप्रन की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, इसको पास करने के लिए आवेदन कहां पर देंगे आप? हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि सेक्शन 95 के अधीन जो भी ऑर्डर पास कर दिया गया, ये जो भी कार्यवाही की गई है, इसके आगे सुनवाई कहां पर चलेगी। तो सब सेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 96 में जो प्रोविजन दिए गए हैं, सेक्शन 96 में जो प्रोविजन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ही आप कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं। इससे अलावा इसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो सेक्शन 96 कहता है कि उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए, उस ऑर्डर को अपास्त कराने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं सेक्शन 96। एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेटिस्फाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। संप्रन की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। जैसा कि इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, इसको पास करने के लिए आवेदन कहाँ देंगे आप? हाई कोर्ट में। तो अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी किताबों को, न्यूज़पेपर को या फिर मैगजीन्स वगैरह को बिना किसी ठोस सबूत के या बिना किसी ग्राउंड के जब्त कर दिया गया है, ठीक है, तो वो सीधे हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। वो उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए आवेदन देगा हाई कोर्ट में। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होगा इसके लिए? तो टाइम पीरियड ये होगा कि जिस दिन वो घोषणा ऑफिशियल गजट में पब्लिश की गई थी। सेक्शन 95 में पढ़ा था हमने कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन पहले ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी, उसके बाद डिक्लेयर करेगी कि उस न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट या फिर किताब की कॉपी को जब्त कर लिया जाए। ठीक है, तो जिस दिन वो घोषणा ऑफिशियल गजट में पब्लिश की गई थी उससे 2 महीने के अंदर, उस दिन से 2 महीने के अंदर आप
हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। अब आवेदन तो हो गया हाई कोर्ट में, इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो एक स्पेशल बेंच बनाई जाएगी जिसमें कम से कम 3 जजेस होंगे, कम से कम 3 और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो वो स्पेशल बेंच इसकी सुनवाई करेगी। अब मान लीजिए अगर हाई कोर्ट में 3 से कम जज हैं, अगर हाई कोर्ट में 3 से कम जज हैं तो उस स्पेशल बेंच में हाई कोर्ट के सभी जजेस होंगे, वो हियरिंग करेंगे। अब अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उस समाचार पत्र में, उस किताब में या फिर उस डॉक्यूमेंट या मैगजीन्स वगैरह में ऐसी कोई बात पब्लिश की ही नहीं गई थी, ऐसी कोई बात पब्लिश की ही नहीं गई थी जिसके बारे में संप्रहरण की घोषणा की जाए, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? वो संप्रहरण की घोषणा को अपास्त कर देगा। ठीक है जी, तो सेक्शन 96 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 97, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। देखिए अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, स्थान की तलाशी की जा रही थी, डॉक्यूमेंट की तलाशी की जा रही थी, ठीक है, लेकिन सेक्शन 97 क्या कहता है? ये व्यक्तियों को तलाश करने की बात करता है। कैसे व्यक्ति? जिन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है, अवैध रूप से कैद में रखे गए व्यक्तियों की तलाश करने की बात करता है सेक्शन 97। मिनी हैबस कॉर्पस भी बोला जाता है इसको। सदोष परिरुद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है। अब रॉन्गफुली कन्फाइन क्या है? किसी व्यक्ति को कुछ सीमाओं के भीतर कैद रखना, उसे निश्चित सीमा से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, ठीक है। आप लोग इसके साथ आईपीसी का सेक्शन 340 भी देख सकते हैं, वो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के बारे में है, ठीक है। इसी तरह लिंक करते चलें तो देखते हैं सेक्शन 97 क्या कहता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, 3 मजिस्ट्रेटों की बात की गई है, डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी, अगर इन्हें रीजन टू बिलीव है, अगर इन्हें विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में कन्फाइन करके रखा हुआ है जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है। अभी मैंने आपको बताया आईपीसी सेक्शन 340 रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसी परिस्थितियों में कन्फाइन करके रखा हुआ है जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वो तलाशी वारंट इशू कर सकते हैं। कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। अब जिस व्यक्ति को वारंट दिया गया है, जिसे वारंट डायरेक्ट किया गया है, वो उन व्यक्तियों को तलाश कर सकता है जिन्हें कन्फाइन करके रखा गया है, ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस सेक्शन को मिनी हैबस कॉर्पस भी बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की प्रकृति में है ये, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हैबस कॉर्पस में भी ऐसा ही कहा जाता है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश करो, और सेक्शन 97 भी तो यही कहता है कि बंदी व्यक्ति की तलाश करो और कोर्ट के सामने पेश करो। ये सेक्शन भी तो यही कहता है कि जिन व्यक्तियों को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है उनकी तलाश करो और कोर्ट के सामने पेश करो, ठीक है। तो सेक्शन 97 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 98, लास्ट सेक्शन है, पावर टू कंपल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास कोई कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट कैसी? जो कि शपथ पर की गई है, ठीक है। तो अगर इनके पास कोई कंप्लेंट आती है कि किसी वुमेन को या किसी 18 साल से कम आयु की लड़की को, किसी वुमेन को या 18 साल से कम आयु की लड़की को अपहृत किया गया है या अनलॉफुल डिटेन करके रखा गया है, दोनों वर्ड याद रखें, या तो अपहृत किया गया है या अनलॉफुल डिटेन करके रखा गया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को पावर होगी कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भाई उस वुमेन को तुरंत स्वतंत्र कर दिया जाए, वापस उसके पति को दे दी जाए, ठीक है। और अगर 18 साल से कम आयु की लड़की है तो उसके माता पिता को वापस कर दी जाए, या उसका जो भी गार्जियन है या विधिपूर्ण बाहर साधक है उसको वापस कर दी जाए, ठीक है। और ऐसा करने के लिए जो भी रीजनेबल फोर्स की आवश्यकता हो वो भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसा वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। वुमेन या 18 साल से कम आयु की लड़की होनी चाहिए, उसको अपहृत किया गया हो या अनलॉफुल डिटेन किया गया हो, ठीक है। और जो कंप्लेंट की बात की गई है वो शपथ पर होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेक्शन 98।
तो तलाशी वार्ड हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन 93 से 98 तक के जो प्रोविजन है वो हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च चैप्टर 7 पार्ट सी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।